हेलो, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं ड्रीम बर्ड एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग जैसा कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एमसीक्यू जो कि आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर आपको दिलाएंगे। और इसमें आपको सिर्फ इतनी सी मेहनत करनी है, अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो एमसीक्यू को आपको सही कर देना है। और इसलिए उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग आज अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 1 में यूरोपीय में राष्ट्रवाद का उदय, इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो जो भी 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं वो हमारी सीरीज से जुड़ जाएं। मैं आपके लिए लगातार जो है पूरे एमसीक्यू कंप्लीट करा दूंगा, जिस भी सब्जेक्ट का आप कहेंगे। बस आपको फीडबैक देना है कि आपको जो है ये कंटेंट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि जर्मनी में मापने की इकाई जिसका नाम था एले का उपयोग क्या मापने में किया जाता था। तो पहले का आपका आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा मापने में किया जाता था। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जैसे कि आपको दिखाई दे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपको जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 1834 में प्रशिया में शुरू होने वाले जेबरलाइन का तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा आपका, ये एक जो है सीमा शुल्क संघ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूटोपियन दर्शन में संत देवदूत और ईसा मसीह का किसका प्रतीक है। तो ये आपके क्या है, लोगों के बीच भाईचारा, ठीक है, इसके प्रतीक हैं। और आप इन क्वेश्चन को करके जाइए और इस सीरीज को उसके एग्जाम में बताना कि भाई कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो हैं आपके जो है एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेंगे, सब क्वेश्चन हमारी सीरीज से ही आएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न फिक्स होता है। चलिए अगला है जंकर्स कौन थे। तो जंकर्स जो है ये बड़े जमींदार थे आपके। ठीक है, बड़े जमींदार। तो अगला क्वेश्चन, किस संधि ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। तो ये आपकी दी है कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, यानी कि 1832 में ये हुई थी। कब हुई थी, 1832 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में किस संधि के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जो है गठन किया गया था। तो ये आपका क्या है, इसमें संघ के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, संघ के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह की शक्तियों ने सामूहिक रूप से नेपोलियन को हराया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रिया, प्रुसिया, रूस और ब्रिटेन, यानी कि सातवें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। रूमानियतवाद का तात्पर्य क्या है। आठवां क्वेश्चन आपका रूमानियत के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या था, सांस्कृतिक आंदोलन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 1789 की क्रांति से पहले फ्रांस में निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार कार्यरत थी। तो ये एक सरकार जो है ये थी राजशाही सरकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तो ये आपका माना जाएगा ग्रीस। ठीक है, 11, कलाकार फ्रेडरिक सरयू की सही राष्ट्रीयता चुने जिन्होंने अपनी पेंटिंग में लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य से बने समाज की कल्पना की थी। तो ये आपके जो है कहाँ के थे, तो ये इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, स्विस। ठीक है, अगला देखिएगा। राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा था, इसका क्या अर्थ है। तो ये किसी के अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के प्रति दृढ़ भक्ति, अन्य राष्ट्रों की सराहना किए बिना अपने देश के प्रति दृढ़ भक्ति, अपने देश के प्रति गहरा प्रेम और दूसरे प्रति घृणा, दुनिया के सभी देशों के लिए समान रूप से मजबूत शक्ति। तो किसी के अपने देश और उसके इतिहास संस्कृति के प्रति दृढ़ भक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दिए गए कथनों के साथ शब्द मिलान करें। एक यूटोपियन सोसाइटी, तो कह रहा है कि इस कथनों के साथ शब्द का जो है मिलान करते हैं, तो क्या है? तो पहला है आपका, एक उदार राजशाही के तहत एक समाज है, एक ऐसा समाज जिसका कभी भी अस्तित्व में होने की संभावना नहीं है, कुछ चुने हुए बुद्धिमानों के नियंत्रण में एक समाज है, ठीक है, और संसदीय लोकतंत्र के तहत एक समाज है। तो इसमें जो है सही विकल्प आपका माना जाएगा दूसरा और तीसरा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। अगला, अब क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं तो इसलिए मैं इसको छोटा जो है स्क्रीन पर दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि आप भी जान रहे हो कि जो है स्क्रीन पर बड़े क्वेश्चन जो है छोटे दिखाई देंगे। चलिए, तो जनमत संग्रह शब्द को परिभाषित करने के लिए सही परिभाषा चुनें। एक कह रहा है जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र की केवल महिला सदस्यों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जनमत संग्रह मातृत्व व्यवस्था महिला सदस्यों के द्वारा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाने वाला प्रत्यक्ष मतदान है। जनमत संग्रह किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए विशेष क्षेत्र की कुल आबादी में से केवल कुछ चुने हुए लोगों के द्वारा किया गया प्रत्यक्ष मतदान है। डी, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र के सभी नागरिकों को किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अर्नेस्ट रेना का मानना था कि राष्ट्रों का अस्तित्व एक आवश्यकता है क्योंकि, तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन। यह सभी निवासियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है, यह सभी निवासी नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, और सी, यह अपने निवासियों के लिए सरकार का संसदीय स्वरूप सुनिश्चित करता है। डी, यह अपने सभी निवासियों के लिए रोजगार और अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। तो ये इसके लिए सही विकल्प जो है आपका हो जाएगा बी, यह सभी निवासी नागरिकों को स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश वीना कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ? तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन, रूस, रसिया, स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। पहली महान क्रांति जिसने अपने मूल शब्दों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के साथ राष्ट्रवाद का स्पष्ट विचार दिया, वह कौन सी क्रांति थी? तो ये आपकी थी फ्रांस की क्रांति, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांस की क्रांति के बारे में कह रहा है निम्नलिखित कौन सा जो है कथन सही है? तो एक बार जो है कथन पढ़ते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति के समाप्ति के बाद यह घोषणा की गई कि अब से लोग ही राष्ट्र का निर्माण करेंगे और इसके भाग को आकार देंगे। सेकंड, फ्रांस में एक संवैधानिक राजतंत्र होगा और नए गणतंत्र का नेतृत्व शाही परिवार का एक सदस्य करेगा। तीसरा, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जाएगी। चौथा, फ्रांस में आंतरिक सीमा शुल्क और बकाया का अतिरोपण जारी रहेगा। तो ऑप्शन आपने जो है पढ़ लिए होंगे। तो इसमें सही विकल्प की अगर बात की जाए तो जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जो है सी, क्या पहला और तीसरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19, कह रहा फ्रांसीसी क्रांतियों ने घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का मिशन और नियति जो है, ऑप्शन अब आते हैं। यूरोप के लोगों पर विजय प्राप्त करना है, यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त करना है, यूरोप के सभी देशों में पूर्ण राजशाही को मजबूत करना है, और डी, दुनिया के हर हिस्से में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों का प्रचार प्रसार करना है। तो इसमें जो है सही विकल्प की बात करें तो ये हो जाएगा यूरोप के लोगों को निरंकुशता से मुक्त कराना है, यही इनका जो है मिशन था। आगे बढ़ते हैं। 20, फ्रांस में 1804 के नागरिक संहिता को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो जो है फ्रांसीसी क्रांति संहिता, नेपोलियन कोड, यूरोपीय शाही संहिता और फ्रांसीसी नागरिक संहिता। तो अगर इसमें सही विकल्प की बात करें तो ये आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियन कोड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। नेपोलियन कोड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है निर्यात किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र और डी, पोलैंड। तो इसमें अगर सही विकल्प की बात करें तो ये हो जाएगा आपका फ्रांसीसी नियंत्रण वाले जो है क्षेत्र। चलिए, अगला है उदार राष्ट्रवाद का अर्थ है क्या? ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समाज समानता,
निरंकुशता और लिप्की विशेषाधिकारों का संरक्षण, समाज के केवल पुरुषों सदस्यों के लिए स्वतंत्रता, कानून और समाज की समानता। डी, केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है स्वतंत्रता। तो ये आपका 22 का अगर सही विकल्प की बात करें तो इसका हो जाएगा व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त सोसाइटी का गठन किया था? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे भाई, है ना। मैं सभी पे इंपॉर्टेंट नहीं लगा रहा हूँ, पढ़ना तो आपको सभी को है, लेकिन जो है अगर मैं इसकी बात करें तो इसका आंसर आपको लगाना है ग्यूसेप मैजिनी, है ना। आगे बढ़ते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार शब्द का अर्थ है क्या है भाई? अर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार जो केवल पुरुषों को दिया गया है। सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार विशेष रूप से संपत्ति के मालिक पुरुषों को दिया गया है। और वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार केवल शिक्षित पुरुषों और महिलाओं को दिया गया है। तो वोट देने निर्वाचित होने का अधिकार जो है किसको, कौन वोट देते हैं भाई? तो ये आपके हो जाएंगे सभी वयस्क, है ना। आपके यहाँ वोट डालने कौन जाते हैं? सभी वयस्क लोग जाते हैं और उनका ये अधिकार है, यानी कि जो है 18 साल के जो है ऊपर। पश्चिमा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा रूढ़िवाद की विशेषता या मान्यता नहीं है? तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। जो है रूढ़िवादी राज्य और नीति की स्थापित पारंपरिक जो है संस्थाओं में विश्वास करते हैं। रूढ़िवादियों ने परंपरा एवं महत्व पर जोर दिया और त्वरित परिवर्तन के बजाय क्रमिक विकास को प्राथमिकता दी। रूढ़िवादियों ने पूर्व क्रांतिकारी दिनों के समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा और राजशाही को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकरण के विचारों के खिलाफ थे और परंपरागत राजतंत्र, चर्च और अन्य सामाजिक जो है पदानुक्रमों में विश्वास करते थे। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? जो है इसका हो जाएगा सी, रूढ़िवादी के जो है पूर्व क्रांति दिनों में समाज में लौटने का प्रस्ताव रखा था। अगला है, ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाली संधि कौन सी थी? तो ये जो है मैं जो है टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। कॉन्स्टेंटिनोपल जो है 1832 इसकी जो है संधि थी 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो शेष यूरोप को सर्दी लग जाती है? तो ये जो कहा था ड्यूक मैटरनिक ने कहा था। इसको भी भाई आप इंपॉर्टेंट जो है कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन, 18वीं सदी के अंत में पोलैंड का क्या हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ए, पोलैंड ने 18वीं शताब्दी में अंत में स्वतंत्रता प्राप्त की। बी, पोलैंड पूरी तरह से रूस के नियंत्रण में आ गया और रूस का हिस्सा बन गया। सी, पोलैंड पूर्वी जर्मनी का हिस्सा बन गया। डी, 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन 3 महान शक्तियों रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया था। तो अगर बात करें इसके सही विकल्प की तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, जो है 18वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड का विभाजन हो गया था 3 महाशक्तियों में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? तो जर्मन सम्राट पूर्व में प्रशिया के राजा कैंसर विलियम के द्वारा। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क प्रशिया के मुख्यमंत्री, जोहान्स ग्रॉटफ्राइड हर्डर जर्मन के दार्शनिक और ऑस्ट्रियाई चांसलर ड्यूक मैटरनिक। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो है सही उत्तर जो है आपका लगा ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, अगला है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध समाप्त हो गए। तो इसमें क्या होगा? तो ये हो जाएगा डेनिश की जीत, प्रशिया की जीत, फ्रांस की जीत और जर्मन की जीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, प्रशिया की जीत। आगे बढ़ते हैं। 1871 में जर्मनी का सम्राट किससे घोषित किया गया? तो जो है ये किसको घोषित किया गया था? प्रशिया के कैसर विलियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1861 में संयुक्त इटली का राजा कौन बना? तो इसमें जो है सही उत्तर लगाना पड़ेगा विलियम एमोलियो द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के गठन में किस चीज ने मदद की थी? तो इसमें किसने मदद की थी? संसद ने रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही जो है सत्ता से छीन ली थी। ठीक है, वीडियो थोड़ा जो है ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको जल्दी फिनिश करता हूँ और अपने फीडबैक जरूर बताना भाई कि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस कैसी लगी। 14वां क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये थे भाई, इनका नाम था बिस्मार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओक के पत्तों का मुकुट पहनने वाले जर्मन राष्ट्र का जो है रूपक क्या था? तो ये जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? जर्मनिया। ठीक है, 35वां डी। और
एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपको जो है भरने के लिए देता हूँ कि 37वां क्वेश्चन जो है इसको जो है आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि एक 37वां ही लास्ट बचा है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप जो है अगर आपको लग रहा है कि ये सीरीज आपको कंटिन्यू रखना चाहिए और टाइम पे मिलना चाहिए तो आप अपने फीडबैक जरूर बताएं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, शुभ रात्रि।